नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बजट खर्च करने में फिसड्डी साबित हुए विभाग, अब परफॉर्मेंस की होगी जांच। 31 मार्च तक बजट खर्च करने का दिया गया अल्टीमेटम। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर सीएम धामी की अपील, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रदेशवासी लगाए खेलों की डीपी, दीप जलाकर करे स्वागत। उत्तराखंड बीजेपी नगर निकायों के लिए जारी करेगी घोषणा पत्र, सरकार के कामकाज को गिनाएगी बीजेपी, हर निकायों के लिए साझा करेगी अपना विजन। बीजेपी ने पिथौरागढ़ कांग्रेस में मचे घमासान पर ली चुटकी, कहा कई भाजपाई नेताओं के संपर्क में विधायक मयूख मेहर, कांग्रेस का जवाब, इधर से उधर जाते हैं नेता। उत्तराखंड में जहां एक तरफ बजट पेश करने की तैयारी तेज है, तो वहीं इसी बीच वित्त विभाग भी एक्शन के मोड में नजर आ रहा है। किस विभाग ने कितना बजट खर्च किया, इसे लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वो चौंका देने वाली है, क्योंकि भारी भरकम विभाग ही बजट खर्च करने में फिसड्डी साबित हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। सरकारी विभागों की खुली पोल, बजट खर्च करने में कई विभाग फिसड्डी, भारी भरकम विभागों ने नहीं खर्च किया बजट, एक्शन के मूड में वित्त विभाग। हर साल बजट पेश होते समय हर विभाग अधिक बजट की उम्मीद करता है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि करोड़ों का बजट तो विभाग ले लेता है, लेकिन उसे खर्च करने में फिसड्डी साबित होता है। दरअसल किसी भी राज्य में विकास का एक पैरामीटर उस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किए जाने वाले एक्सपेंडिचर बजट खर्च का एक बड़ा मानक होता है। उत्तराखंड में लगातार वित्त विभाग पूंजीगत विकास में बजट खर्च को लेकर विभागों पर जोर दे रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसने सरकारी विभागों की पोल खोलकर रख दी है। करोड़ों का बजट तो विभाग ने ले लिया, लेकिन इसे खर्च करने में पिछड़ गया है। 2024 से 25 वित्त वर्ष के लिए उत्तराखंड सरकार ने 89,230 करोड़ का बजट विधानसभा में पास किया था। साल खत्म हो चुका है और अगर लेटेस्ट बजट खर्च के फिगर की बात करें तो अब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर में उत्तराखंड सरकार के 52 डिपार्टमेंट ने प्रस्तावित 15,854 करोड़ में से 6,217 करोड़ ही खर्च किए हैं, जो कि प्रस्तावित बजट का लगभग 41.85% है। ये फिगर 1 अप्रैल 2024 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक का है। 2024 से 2025 वित्त वर्ष में आखिर कौन से विभाग हैं जो बजट खर्च करने में फिसड्डी साबित हुए हैं, आपको बताते हैं। बजट खर्च करने के मामले में आपदा प्रबंधन विभाग सबसे ज्यादा फिसड्डी साबित हुआ है, जिसका प्रस्तावित बजट 596 करोड़ है, लेकिन केवल 29% खर्च हुआ। पर्यटन विभाग का प्रस्तावित बजट 259 करोड़ रुपए है, जिसमें से केवल 30% ही खर्च किया गया। वन विभाग की बात करें तो बजट खर्च के मामले में ये पीछे है, 129 करोड़ के बजट में से केवल 30% ही खर्च किया। राज्य के पावर सेक्टर में भी प्रस्तावित बजट 1,281 करोड़ का है, लेकिन अभी तक केवल 40% ही खर्च किया गया। समाज कल्याण विभाग का भी 158 करोड़ का बजट है, जिसमें से केवल 8.26% ही खर्च हुआ है। ये मुख्यतः हम लोग देखें तो हम लोगों के लिए पीडब्ल्यूडी है, हमारे के पास इरिगेशन है, हमारे पास आपके माइनर इरिगेशन एक डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इनमें जो है व्यय की स्थिति काफ़ी अभी अच्छी लग रही है, जबकि हमारे आरडी जहाँ से मुख्यतः हमारे भारत सरकार से सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आती है, दूसरा आईसीडीएस है, वहाँ से भी भारत सरकार की स्कीम आती है। आईसीडीएस वो डिपार्टमेंट हुआ जो महिला सशक्तिकरण वाला है, वहाँ पर हम लोगों को और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता लगती है। साथ ही में हम लोगों के और बाकी डिपार्टमेंट जैसे सिविल एविएशन है, बाकी पंचायत राज है, इस तरीके के छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें भी जो है व्यय करने का हमें आवश्यकता है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि जो बजट आवंटित किया गया है उसे अगर विभाग खर्च नहीं कर पा रहे तो ये अच्छा नहीं है। अभी फिलहाल मार्च तक का समय है, ऐसे में विभागों को जरूरत है कि समय रहते इन्हें खर्च किया जाए। देखिए, बजट समय पर खर्च होना चाहिए, क्योंकि बजट समय पर खर्च नहीं होगा तो काम धरातल पर नहीं आ पाएंगे, बहुत स्पष्ट है। और बाद में अगर बजट खपाने के नाते फिर तमाम भ्रष्टाचार और तमाम खामियां उसमें रह जाती हैं। तो मेरा ये कहना है अभी समय है,
3 महीने हैं जिन विभागों को बजट आवंटित है वो समय से अपना काम करें और ताकि समय से काम पूरे किया जा सके, बजट का सदुपयोग हो सके। बता दें कि बजट खर्च करने में जिन विभागों ने सुस्ती दिखाई है उसे लेकर वित्त विभाग नजर तरेरता दिख रहा है। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऐसे विभागों को अल्टीमेटम दिया है। देखिए, लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं और जिन विभागों का खर्चा कम हुआ है उनको हम लगातार बोलते भी रहते हैं, चाहे हमारे अधिकारीगणों, बीच बीच में मैंने भी बैठ के ली है, समीक्षा की है। और ये बात ठीक है कि कुछ विभाग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी ठीक है कुछ विभाग अभी भी उसमें उस जो अपेक्षाकृत बजट खर्च नहीं कर पाए हैं। तो उसमें हमने एक बात और भी कही है, जो विभाग इस प्रकार के होंगे तो आने वाले बजट में उनको उस प्रकार से फिर कंसिडर भी किया जाएगा, यानी यदि वो खर्चा कम कर पा रहे हैं तो फिर अगले बजट में उनको कटौती होगी। बजट को समय रहते खर्च करने का साफ मतलब होता है विकास कार्य को धरातल पर उतारा गया। लेकिन जिन विभागों ने बजट खर्च करने में दिलचस्पी ही नहीं दिखाई उसे लेकर अब वित्त विभाग एक्शन की तैयारी में दिख रहा है। ऐसे में देखना होगा कि मार्च एंड तक विभाग द्वारा खर्च किए गए बजट में आखिर कितना बदलाव होता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर खेलों से जुड़ी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। सीएम धामी ने कहा कि नेशनल गेम्स की मेजबानी राज्य के लिए सौभाग्य की बात है, लिहाजा प्रदेशवासी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी डीपी लगाएं और घरों में दीप जलाकर खिलाड़ियों का स्वागत करें। देखिए, हमारी देवभूमि के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हमको इसकी मेज़बानी मिली है, तो मैंने सभी लोगों से ये आग्रह किया है कि अपनी डीपी लगा लें राष्ट्रीय खेलों को लेकर, जिससे कि पूरे देश के अंदर देवभूमि से एक संदेश जाना चाहिए। और पूरे देश के 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी उत्तराखंड आ रहे हैं, हमारे मेहमान हैं, तो उन मेहमानों के स्वागत में सभी देवभूमि के लोगों को शरीक होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। तो इसलिए सबसे आह्वान किया है कि जिस दिन राष्ट्रीय खेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी 28 जनवरी को देहरादून में उसका शुभारंभ करेंगे, उस दिन पूरे प्रदेश के अंदर एक दीपोत्सव मनाकर हम सबका स्वागत करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी अस्पताल में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर रिपोर्ट तलब की है। दरअसल ये मामला पौड़ी बस हादसे से जुड़ा हुआ है। बता दें कि बस हादसे के घायलों को पौड़ी अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां कई अव्यवस्थाएं देखने को मिली। हालांकि मुख्यमंत्री अब डॉक्टरों की तैनाती की बात कह रहे हैं। देखिए, बहुत गंभीर घटना है और बड़ी दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद है, और उसके लिए हमने तुरंत जो भी वहाँ पर कमी है उस कमी को दूर करने के लिए कहा है। जो चिकित्सक नहीं है उन तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति करने के लिए भी कहा है, और जल्दी ही इसको हम लोग दुरुस्त करेंगे और जो भी वहाँ पर कमियाँ हैं उन सभी कमियों को ठीक करेंगे। बुधवार को उत्तराखंड बीजेपी सभी नगर निकायों के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी अपने घोषणा पत्र में प्रदेश सरकार के कामों का जिक्र करेगी, साथ ही नगर निकायों से लेकर अपने विजन को भी वो साझा करेगी। बता दें कि बीजेपी ने हर नगर निगम के लिए अलग अलग संकल्प पत्र तैयार किया है। देखिए, हमारे जो निगम है उस निगम के अंदर रहने वाले लोग हर प्रकार से ये चाहते हैं कि हमारे लिए कौन सा प्लान बनने वाला है, हमारे विकास की क्या सोच होने वाली है, किस प्रकार की दूरदृष्टि है, और आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के लिए किस प्रकार से समाधान के रास्ते बनाए गए हैं। तो इसलिए हमने इस बार संकल्प पत्र बनाया है, वो संकल्प पत्र हमारा जनता के सामने आएगा। रामनगर में निकाय चुनाव काफी दिलचस्प होता दिख रहा है। बीजेपी के बागी नेता ने ही पार्टी की मुश्किल बढ़ा दी है। टिकट कटने से नाराज होकर बगावत पर उतरे नरेंद्र शर्मा ने ऐसा मोर्चा संभाला कि बीजेपी के समीकरण गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। नरेंद्र शर्मा जहां टॉर्च लेकर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं नरेंद्र शर्मा ने अपने प्रचार अभियान से बीजेपी प्रत्याशी मदन जोशी की चिंता बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। रामनगर में दिलचस्प हुआ मुकाबला। बागी नेता ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। कटा टिकट तो निर्दलीय मैदान में उतरे नरेंद्र शर्मा। बीजेपी का बिगाड़ा समीकरण।
निकाय चुनाव में रामनगर का चुनावी रण इस बार बीजेपी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। पार्टी से टिकट कटने के बाद बागी हुए नेता नरेंद्र शर्मा ने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ दिया है। नरेंद्र शर्मा का टिकट कटा तो पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी का ही खेल बिगाड़ दिया। नरेंद्र शर्मा का कहना है कि बीजेपी ने पुराने सिपाहियों का अपमान किया है और जनता के असल मुद्दों को भुला दिया गया है। उनका आरोप है कि पार्टी ने अयोग्य प्रत्याशी को टिकट देकर जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है। नरेंद्र शर्मा ने अपने डोर टू डोर प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। उनका कहना है कि वो जमीनी नेता हैं और जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। खास बात ये है कि उनके प्रचार की कमान महिलाओं ने संभाल रखी है, जो घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। अपने प्रचार में नरेंद्र शर्मा ने अंकिता हत्याकांड का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की। इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देना चाहिए। एक कार्यकर्ता का निर्माण करने में बहुत टाइम लगता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि जिसकी वजह से मुझे आज ये निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने जो मेरे साथ खेला है उस अन्याय के खिलाफ मैं जो है आज इस महाभारत में आया हूँ। और महाभारत आपको पता होगा, महाभारत में जो है कई लोग जो है धृतराष्ट्र की भूमिका में आज उनका पर्दाफाश रामनगर की जनता के सामने हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बागी प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र शर्मा को टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने बगावत कर डाली। उन्होंने कहा कि पार्टी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पार्टी की नीतियों को ठेस पहुंचाते हैं। कोई बगावत नहीं है। इक्का दुक्का कार्यकर्ता अपनी महत्वाकांक्षा पे नियंत्रण नहीं रख पाते, इस प्रकार का करते हैं। लेकिन मुझे लगता है, जहां तक मेरा 50 वर्ष का राजनीतिक अनुभव है, मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे कार्यकर्ताओं को अपने परिवार का भी समर्थन नहीं मिलता है। जो लोग साथ में चलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिनके क्या कहना चाहिए चोक देने के कारण से वो मैदान में डटे दिखाई देते हैं, वो भी केवल वोटिंग के पहले तक के उनके साथ हैं, वोट वाले दिन वो भी उनके साथ नहीं है। रामनगर का चुनावी रण बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। नरेंद्र शर्मा जैसे बागी नेता बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन चुके हैं। सवाल ये है कि क्या बीजेपी बगावत के बावजूद अपनी स्थिति संभाल पाएगी या फिर रामनगर का ये चुनावी रण बीजेपी के लिए एक बड़ा सबक साबित होगा। इस वक्त उत्तराखंड कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रही है। पार्टी को ये समझ नहीं आ रहा कि निकाय चुनाव पर फोकस किया जाए या फिर अंतरकलह से निपटा जाए। अब पार्टी की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और विधायक मयूख मेहर के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, जो आगे आने वाले तूफान से पहले का इशारा है। निकाय चुनाव के बीच आपस में उलझी कांग्रेस। करण माहरा और विधायक मयूख मेहर के बीच तनातनी। निकाय चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच ठनी। उत्तराखंड कांग्रेस इन दिनों पूरी तरह से कंफ्यूज दिख रही है। सिर पर निकाय चुनाव है और कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई जारी है। पार्टी से इतर होकर पिथौरागढ़ के कांग्रेस विधायक लगातार निर्दलीय प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन अब कांग्रेस के लिए ये बर्दाश्त से बाहर हो चला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहले ही एआईसीसी को पत्र लिखकर विधायक मयूख मेहर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग कर चुके हैं, तो वहीं इसी बीच करण माहरा ने खुलकर उनके खिलाफ बयान दे दिया है। करण माहरा का कहना है कि जब मयूख मेहर को पार्टी चुनाव में उतारना चाहती थी, तब वो रणभूमि छोड़कर भाग निकले। एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ी शख्सियत थी, जिनको मैं भी बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, प्रकाश पंत जी की जब समय मृत्यु हुई और उनका पूरा परिवार जब चुनाव लड़ रहा था, एक सिंपैथी की लहर थी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से वर्तमान विधायक जी चुनाव छोड़ के भाग गए, रण से भाग गए, रण छोड़ हो। उस समय यही अंजू लंठी वो लड़की थी जिसने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा और मात्र 2400 वोट से वो चुनाव से रह गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के इस बयान पर कांग्रेस विधायक मयूख मेहर का बयान सामने आया है। मयूख मेहर ने तीखे अंदाज में करण माहरा पर निशाना साधा है। वो झुमके वाला है, सबसे पहले मुझसे कहता है कि मयूख मेहर रण छोड़ है। अरे मैं उससे पूछता हूँ, तूने कभी स्कूल पढ़ा है? कभी धर्म ग्रंथों को पढ़ा है? क्या तूने महाभारत पढ़ी है? क्या तूने भगवत गीता पढ़ी है? अरे मूर्ख, रणछोड़ किसे कहते हैं उसे पता होना चाहिए। रणछोड़ नाम है भगवान श्री कृष्ण का।
कांग्रेस की इस लड़ाई पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी चुटकी लेती दिख रही है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि बीजेपी के लिए करण मेहरा कांग्रेस के बेहतर अध्यक्ष साबित हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए करण मेहरा कांग्रेस के बेहतर अध्यक्ष साबित हुए हैं, क्योंकि जब से वो आए हैं कांग्रेस में सरफ्लोवल चल रही है और उसका परिणाम है कि समय समय पर कांग्रेस टूट रही है और भाजपा का कुंडवा बढ़ रहा है। आज अगर उनके आपस में जिस तरह के वाद विवाद चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है करण मेहरा ने तय कर रखा है कांग्रेस को समाप्त करके ही हटेंगे। बता दें कि इस निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद से ही कांग्रेस नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी थी। टिकट की चाहत रखने वाले नेताओं की जब महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो बागी तेवर दिखा दिया। उन्हीं में से एक है पिथौरागढ़ से कांग्रेस विधायक मयूख मेहर। दरअसल पिथौरागढ़ सीट पर कांग्रेस ने अंजू लूठी को प्रत्याशी बनाया, जिसके खिलाफ बागी कांग्रेस नेता ऋषिंद्र मेहर की पत्नी चुनाव मैदान में उतरी, जिन्हें पार्टी के विधायक मयूख मेहर खुलेआम समर्थन दे रहे हैं। इसे लेकर करण मेहरा और विधायक मयूख मेहर के बीच ठंती दिख रही है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस की आपसी लड़ाई से आखिर किसे नफा होता है और किसे नुकसान। उधर बीजेपी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और विधायक मयूख मेहर के बीच चल रहे विवाद पर चुटकी ली है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस विधायक मयूख मेहर जल्द ही बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। कोठारी ने दावा किया कि मयूख मेहर बीजेपी के कई बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। लगातार गणेश गोदयाल जी के बीच में, करण मेहरा के बीच में, आदि आदि जितने भी उनके गुट हैं उनके बीच में लगातार इस प्रकार की गुटबाजी उभर करके पूरी जनता इसको देखती है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में केवल मयूख मेहर तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के निरंतर संपर्क में हैं। और जो कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से सहमत होकर के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में सम्मिलित होना चाहता है, उसका स्वागत हम करेंगे। वहीं आदित्य कोठारी के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज हिंडवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नेता राजनीतिक लाभ लेने के लिए जरूर पार्टी बदल सकते हैं, लेकिन जो नेता कांग्रेस के लिए समर्पित हैं, पार्टी की विचारधारा को अपनाते हैं, वो कभी दल नहीं बदलेंगे। कुछ लीडर्स ऐसे हो सकते हैं जो भाजपा बार बार जो कहती है हमारे संपर्क में है। कुछ नेतागण ऐसे हो सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी को देखते हुए नेतागिरी करते हैं, राजनीति करते हैं। वो लोग इनके संपर्क में हो सकते हैं जो पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, निश्चित रूप से उसको केवल दिखाने का प्रयास करते हैं, ढोंग करते हैं। वो लोग इनके संपर्क में हो सकते हैं। आज जो स्थिति भाजपा के संगठन में सिर्फ फुटबॉल है, आप स्वयं देखिए। और जो लोग यहां से जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, जो गए भी हैं अभी तक, उनकी स्थिति देखिए आप क्या है। अगर आप स्वयं में अगर जाके देखते हैं तो वो पूरी तरह से उनको अलग थलग किए हुए पार्टी है इस समय भाजपा। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बता दें कि नगर पंचायत गुलरभोज में बीजेपी के बागी नेता सतीश चुग ने विधायक अरविंद पांडे और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सतीश चुग ने बताया कि विधायक अरविंद पांडे ने जिस आदमी को टिकट दिलाया है, कभी कांग्रेस के लिए काम करता था। उन्होंने बताया कि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ने ठेकेदारों से 37% की रिश्वत लेकर काम किया। ठेकेदारी भी तो यहाँ के लोगों को दो। इन्होंने पैसे ले लेके बाहर के बाबू 5-5, 6-6 बैठा रखे अंदर नगर पंचायत में। बाहर के लोगों से 37% ठेकेदारों से कमीशन लिया। यहाँ के ठेकेदार बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। इनको रोजगार क्यों नहीं दिया गया? मैं अगर चेयरमैन बना तो यहाँ के युवाओं को रोजगार दूंगा, यहाँ के ठेकेदारों को रोजगार दिया जाएगा। साफ सुथरा, बिना दलाली, भ्रष्टाचार सब खत्म किया जाएगा और यहाँ पे साफ सुथरा काम किया जाएगा। और लेकिन हमारे नेताजी हमारी बात को दबा देते थे। हम पार्टी में बंधे हुए थे उस समय, हम विरोध नहीं कर, हमने कई बार विरोध किया। हमारी पटरी इनसे नहीं खाती थी। उधर रुद्रपुर में बीजेपी जनता को ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश कर रही है। दरअसल यहां बीजेपी के मेयर पद प्रत्याशी विकास शर्मा पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के घर पहुंचे, जहां विकास शर्मा ने ठुकराल की माता का आशीर्वाद लेकर क्षेत्र में प्रचार प्रसार शुरू किया। बता दें कि इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और उनके बेटे संजय ठुकराल भी नजर आए।
श्रीनगर में बीजेपी की मेयर पद प्रत्याशी आशा उपाध्याय ने प्रचार प्रसार में ताकत झोंक दी है। मंगलवार को मेयर प्रत्याशी आशा उपाध्याय ने कार्यकर्ताओं के साथ शहर में बाइक रैली निकाली। रैली में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने सरकार के विकास कार्यों को गिनाया, साथ ही बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। मुझे जनता का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है कि पूरे गठबंधन के साथ इतना प्रचंड बहुमत मिला। आज की रैली को देख के ही लग रहा है कि 25 तारीख हम प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, ठीक है। और बहन आशा उपाध्याय को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है मेयर पद का। हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने राजनीतिक शुरुआत से ही लोकसभा और विधानसभा में भाजपा के पक्षधर रहे हैं। लोहाघाट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशी गोविंद वर्मा के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान बीजेपी नेताओं ने लोगों से कमल का फूल खिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी प्रत्याशी जीतता है तो क्षेत्र में ट्रिपल इंजन काम करेगा, पूरे जिले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी। और आज मकर संक्रांति का दिन है, हम लोगों का लोक पर्व है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी का समस्त परिवार प्रत्याशी सहित हम लोग बाजार में लोहाघाट नगर में निकले हैं और प्रत्येक व्यापारी को, प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग बधाई और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं लगातार देखने को मिल रहा है एक जबरदस्त उत्साह युवाओं में भी है, महिलाओं में भी है, व्यापारी वर्ग में भी है। बाजपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने प्रदर्शन किया। नाराज किसानों ने राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति के ड्राफ्ट को जलाया। विरोध कर रहे किसानों ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा ने इस ड्राफ्ट का अध्ययन किया है, जिससे पता चलता है कि केंद्र सरकार अब राज्य सरकारों से 3 काले कानून को लागू करवा रही है। देखिए, केंद्र सरकार ने 25 नवंबर को कृषि बाजार राष्ट्रीय नीति ढांचा या ड्राफ्ट या फ्रेमवर्क एक सभी प्रदेश सरकारों को भेजा है। और उसमें सरकार ने ये माना है, जैसे कि पहले वो 3 साल पहले जब आंदोलन चला था दिल्ली में, 13 महीने चला, उसमें सरकार कहती थी कि नहीं, ये हमारा विषय भी है, हम भी कृषि पर कानून बना सकते हैं। लेकिन अब ये सरकार इस ड्राफ्ट के 3 नंबर अध्याय में मानती है कि ये कृषि राज्यों का मामला है, कृषि जो है राज्यों का मामला है, हमारा नहीं है। बात अब मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 16 और 17 जनवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। आगे अब देख रहे हैं तो जो आज और कल तो मौसम साफ ही है, 15 में मौसम साफ रहेगा। 15 की शाम रात से थोड़ा एक सिस्टम थोड़ा फिर से आएगा, तो आप देखेंगे कि 16 के अर्ली मॉर्निंग से या 16 को जो है लाइट स्कैटर्ड एक्टिविटी फिर से जो है रेन की या स्नोफॉल जो 3000 मीटर या उसके आसपास तक एरिया में हल्की बारिश बर्फबारी 16 को मिलने की संभावना है। उसके बाद जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है, अगर मैं 17, 18, 19 या 20 तक की बात करूं, उनमें छुटपुट एक्टिविटी वो मिलेगी। जो है आप ये कह सकते हैं कि जो है 17 से लेकर 20 तक जो है, जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो इनकी जो हाई रीचेज है उसमें हल्की बर्फबारी जो है उस दौरान मिलेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बजट खर्च करने में फिसड्डी साबित हुए विभाग, अब परफॉर्मेंस की होगी जांच। 31 मार्च तक बजट खर्च करने का दिया गया अल्टीमेटम। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर सीएम धामी की अपील, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रदेशवासी लगाए खेलों की डीपी, दीप जलाकर करे स्वागत। उत्तराखंड बीजेपी नगर निकायों के लिए जारी करेगी घोषणा पत्र, सरकार के कामकाज को गिनाएगी बीजेपी, हर निकायों के लिए साझा करेगी अपना विजन। बीजेपी ने पिथौरागढ़ कांग्रेस में मचे घमासान पर ली चुटकी, कहा कई भाजपाई नेताओं के संपर्क में विधायक मयूख महर, कांग्रेस का जवाब, इधर से उधर जाते हैं नेता।